बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आज बहुत सारी खबरें हैं सियासतदानों के साथ जुड़ी हुई। इमरान खान के, नवाज शरीफ के, बिलावल भुट्टो जरदारी के, शाह महमूद कुरैशी के, और फिर अदलिया के साथ जुड़ी हुई और इलेक्शन कमीशन के साथ जुड़ी हुई और 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के साथ जुड़ी हुई खबरें हैं। उन पर हम अपना तजज़िया पेश करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं। जनरल इलेक्शन तारीख आ गई हुई है, शेड्यूल जारी हो चुका हुआ है, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन बहुत सारे लोग बेयकीनी का शिकार हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, और बहुत सारे मामला बीच में ऐसे आ जाते हैं जिससे शकूक व शुबहात जो हैं वो सर उभारने लगते हैं। मसलन ये अब कोरोना वाला मामला है, वो दोबारा शुरू हो गया जनाब। कोरोना जो है, इसकी टेस्टिंग जो है वो दोबारा शुरू की जाएगी जनाब। और फिर जो रिपोर्टें हैं आईजी साहबान की तरफ से, कुछ खासतौर पर पंजाब के आईजी की तरफ से, कि जनाब हमारे पास इलेक्शन के इंतजामात के लिए या अमन आमा के लिए नफरी पूरी नहीं है। ये शुबहात जो हैं ये दूर कर दिए हैं कोर कमांडर्स की मीटिंग में किए गए फैसले ने। और फैसला ये किया गया है, कोर कमांडर ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन कमीशन को तमाम मतलूबा और ज़रूरी जो तावन है वो फराहम किया जाएगा इलेक्शन के लिए। दूसरे लफ्ज़ों में, नफरी की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नफरी फराहम की जाएगी, और अमन आमा के लिए जहाँ फ़ौज की ज़रूरत होगी वहाँ फ़ौज तैनात होगी। रेंजर्स के अहलकार दस्तयाब होंगे। और फिर जो लॉजिस्टिक ज़रूरियात होती हैं, जो तरसील होती है सामान की, जो इलेक्शन के हवाले से, तो उनकी तरसील के लिए लॉजिस्टिक जो सहूलत है वो मुयस्सर की जाएगी इलेक्शन कमीशन को। और आइन के आर्टिकल 220 के तहत जो फौज है ये भी उसी तरह तावन के पाबंद है इलेक्शन कमीशन के साथ, जिस तरह दीगर इंतजामी इदारे जो हैं वो तावन के पाबंद हैं। और अब कोर कमांडर्स ने यह फैसला कर लिया है कि जनाब जो 8 फरवरी के इलेक्शन है उसके लिए जो तावन ज़रूरी होगा, जो मांगा जाएगा, वो फराहम किया जाएगा। ये असल में जो रौला है ना, ये बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि इलेक्शन जो हैं वो ताख़ीर का शिकार हो जाएं। और मेरी इत्तला के मुताबिक जो निगरान हुकूमतें हैं जिनकी मौजें लगी हुई हैं, सूबाई और वफाकी, वो 3-3 माह के लिए आए थे और कितना कितना अरसा हो गया बैठे हुए। तो ज़ाहिर है जो अब उनकी मौजें हैं वो अगर उनकी हुकूमत जाने के बाद तो वो मौजें नहीं होगी ना। और वो भी ये चाहते हैं कि जनाब इलेक्शन जो है आगे पीछे हो जाएं थोड़े बहुत। लेकिन जो अदलिया है, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जो सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है, वो इस हवाले से ज़र्रा बराबर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और जो कह दिया कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हैं, तो वो पत्थर पर लकीर हैं। और फिर जब अदलिया की तरफ से नाकामी के बाद बहुत सारे अदारे जो हैं वो इस डगर पे चल पड़े हैं कि जनाब 8 फरवरी को अगर इलेक्शन होना है तो फिर इनको आसान बनाया जाए, सहूलत कारी की जाए। और कोर कमांडर्स मीटिंग में यही फैसला हुआ है कि जो तावन है ज़रूरी और मतलूब, यानी जो तलब किया जाएगा, वो तमाम तावन जो है वो इलेक्शन कमीशन को फराहम किया जाएगा। और फिर वो जो इलेक्शन में तख़ीर वाली बात है, और सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा अहम केस लग गया, इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट चला गया है। और वो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि शायद जो बल्ले का इंतखाबी निशान दोबारा बहाल किया था पेशावर हाई कोर्ट ने, उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में गया है। उसके खिलाफ नहीं गया, ये गया है जनाब जो 3 रुकनी बेंच है जो 2 जनवरी को इस केस की समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त जो उसकी, और वो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मदर और मुसर्रत हलाली साहबा जो हैं वो, यानी 3 सूबों के जज जो हैं वो नुमाइंदगी कर रहे होंगे। बलूचिस्तान, केपी और सिंध के जो जज साहबान हैं वो इस बेंच में शामिल हैं। और वो केस है, वो आपको याद होगा कि चंद दिन पहले पेशावर हाई कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था। एक रिटर्निंग ऑफिसर थे एक हल्का के, उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, काम से रोका था पेशावर हाई कोर्ट ने। अरफानुल्लाह उनका नाम है रिटर्निंग ऑफिसर का। तो उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है। ज़ाहिर है अगर एक हल्के का आरओ ही नहीं है, वहाँ इंतखाबी तैयारियां कैसे होंगी, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कौन करेगा। इस तरह अगर हुक्म इम्तनाई आना शुरू हो गए
एक एक दो दो आरओज के, तो फिर इलेक्शन कैसे होगा, इंतखाबी अमल कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि जनाब पहले भी जो लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अली बाकर नजफी हैं, उन्होंने भी एक हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया था और वो मुल्क के तमाम आरओज और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, उनके जो नोटिफिकेशन थे वो मुअत्तल कर दिए थे। उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ एक बंदे का किया है और लाहौर वाले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी कि पूरे मुल्क के जो आरओज हैं उनके नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट कैसे मुअत्तल कर सकती है। वो लोग समझ गए हैं कि जनाब जब पेशावर हाई कोर्ट के पास भी ये इख्तियार नहीं, पेशावर हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है, बहरहाल ये पसंदीदा नहीं है इस इख्तियार का इस्तेमाल किया जाना। तो अगर वो आरओ मुअत्तल हो गए हैं तो फिर कार्रवाई जो मैं अर्ज किया है कि इंतखाबी अमल कैसे आगे बढ़ेगा। तो तवक्को ये की जा रही है कि ये हुक्म इम्तनाई जो है ये ख़त्म हो जाएगा और मामला आगे बढ़ेंगे। अब देखें बहरहाल मामला कैसे अदालत के सामने आता है और अदालत क्या फ़ैसला करती है, इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आरओ साहब जो बिल्कुल ही दो नंबरी कर रहे हो वो ठीक हुक्म इम्तनाई जारी हुआ हो, लेकिन पेशावर हाई कोर्ट से जो ठंडी हवाएं हैं ना, वो सिर्फ पीटीआई के लिए हैं। और आपको याद होगा कि मैंने 27 दिसंबर को एक विलाग किया था कि वो जज साहब पेशावर हाई कोर्ट के कि जिन्होंने जो बल्ले का निशान है ये बहाल किया था और इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से जो हुक्म है वो मुअत्तल किया था। और वो उनके बारे में मैंने बताया कि वो साहब कौन है, और मैंने ये बताया था कि हुक्म इम्तनाई जारी करने वाले जज साहब हैं कामरान हयात मियाँ खेल साहब, वो इनके दौर में पीटीआई के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे हुए हैं, यानी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है पीटीआई के साथ, और फिर उनकी कुछ सियासी वाबस्तियाँ भी हैं। तो अब सारे लोग ये बातें करने लग गए हैं। मैंने इब्तिदा में की थी और उसके बाद अब मौलाना फजल रहमान साहब ने भी ये कह दिया है कि जनाब उनका एक कज़न पहले पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था और एक कज़न जो है वो अब इलेक्शन लड़ रहा है। और मियाँ शहबाज शरीफ ने भी ये बात की है कि जनाब उनके साथ कोई सियासी वाबस्तियाँ और इस तरह की बात कराची में जो उन्होंने बात की है, और वो जो उनके कज़न हैं वो डेरा इस्माइल खां से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनका शैब नासिर खान नाम है। बहरहाल जो बल्ले के इंतखाबी निशान की बहाली वाला मामला है ना, उसके खिलाफ अभी तक सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू नहीं किया है इलेक्शन कमीशन ने भी, और जो दरख्वास्त गुजार थे जिनकी अकबर एस बाबर, जिनकी दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने बल्ले का निशान ख़त्म किया था और पीटीआई के जो इंतखाबात थे इंटर पार्टी इलेक्शन उनको कलअदम किया था, वो दोनों ही अकबर एस बाबर भी और इलेक्शन कमीशन भी, और ना ही कोई और दरख्वास्त गुजार अभी तक उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया है। बहरहाल पता ये चला है कि ये सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया जा रहा है और जल्द किया जा रहा है, और फिर देखें सुप्रीम कोर्ट क्या करती है इस पर, वो इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल करती है या फिर जो हुक्म इम्तनाई है उसको बरकरार रखती है। अच्छा, दूसरी जो खबर है वो है साइफर केस। साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ जो ट्रायल हो रहा है जेल में, अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब जो जज हैं वो ट्रायल कर रहे हैं, और वो ट्रायल जो है वो रोक दिया गया है 11 जनवरी तक, और रोका है मिस्टर जस्टिस गोल्ड हसन औरंगजेब साहब ने। और मिस्टर जस्टिस गोल्ड हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पीटीआई के सेक्रेटरी हैं उमर अयूब, उनके फर्स्ट कज़न हैं। अब जो पेशावर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस कामरान हयात मियाँ खेल साहब हैं और गोल्ड हसन औरंगजेब साहब हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, इन दोनों के बारे में ये मुतालबात जोर पकड़ रहे हैं कि इनकी गहरी वाबस्तियाँ हैं, तल्लकदारियाँ हैं पीटीआई के साथ, तो इन्हें पीटीआई से मुतल्लिका जो मुकदमात है उनकी समाअत नहीं करनी चाहिए। बहरहाल ये एतराज़ात हैं अदालत के सामने, जब तक कोई एतराज़ ना उठाया जाए तो उस वक्त तक बाहर जो है वो तो फिर प्रोपेगेंडा समझा जाएगा। अगर किसी को कोई मसला है, कोई तकलीफ है, वो समझ रहा है कि जब इनके कोई पीटीआई के साथ मामलात हैं ज़ाती किस्म के, तो फिर अदालत के सामने ये मामला जो है वो उठाया जाना चाहिए। अब जो मिस्टर जस्टिस मियां गोल्ड हसन औरंगजेब साहब ने साइफर केस का ट्रायल रोका है, हुक्म इम्तनाई जारी किया है, तो वो देखना पड़ेगा कि जनाब वो ठोस मजबूत बुनियादों पे हुक्म इम्तनाई है या फिर कोई रेत की दीवार है। अब उन्होंने जो
नकात अपने हुक्म इम्तनाई में लिए हैं, जो कार्रवाई के दौरान जो बातें सामने आई हैं, उसमें एक बात तो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जनाब ये जो है ये बड़ा पुराना कानून है 1967 का, और इसका सेक्शन 14 है, वो ये कहता है कि इन कैमरा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसका जो सेक्शन 14 है वो ये कहता है कि कोई भी अदालती कार्रवाई जज अगर समझे मुनासिब तो इन कैमरा हो सकती है, यानी खुफिया कार्रवाई हो सकती है, ओपन कोर्ट की बजाय बंद कमरे में उसकी समाअत होगी। तो वो कहते हैं जनाब ये तो पुराना कानून है, जबकि आइन में जो सेक्शन 10A है जो शफाफ ट्रायल का हक देता है हर शहरी को, वो कहते हैं बाद में आया है। और ये जो आइन का आर्टिकल 10A है वो कहते हैं जब उसके तहत जो हक दिया गया है ये उसके मुनाफी है बंद कमरे में जो ट्रायल हो रहा है, ये उन्होंने बात की है। अब देखने वाली बात यह है कि हमारे जितने भी बुनियादी आइनी हकूक आइन में दिए गए हैं वो तमाम हकूक जो हैं वो कानून के ताबे हैं। लिखा हुआ है उनमें कि कानून की मुताबिकत से या कानून के ताबे रहते हुए अगर मुझे आज़ादी का हक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं जुर्म करता हूं फिर मैं गिरफ्तार ना मुझे किया जाए या मुझे नज़रबंद ना किया जाए। कानून अगर इजाज़त देता है तो फिर कानून के मुताबिक जहां कानून कदगन लगा देगा, पाबंदी लगा देगा, वहां मेरा वो जो राइट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह अगर 10A शफाफ ट्रायल की बात हो रही है तो सेक्शन जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का 14 वो ये कहता है कि बंद कमरे में ट्रायल हो सकते हैं, तो फिर वहां वो जो हक है ओपन ट्रायल वाला वो कानून के ताबे आ जाएगा, मेरा ख्याल है। अब इसकी तशरीह तो अदालतों ने करनी है, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगी, फिर सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा। तो वो, और दूसरी बात उन्होंने ये की है कि जनाब जो अव्वल हसनात जुल्करनैन साहब हैं, जज साहब, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, आपको याद होगा कि जनाब रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत की जाए, और 30 या 40 दिन उन्होंने दिए थे, इसकी समाअत मुकम्मल की जाए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब इनकी ज़मानतें हुई, इनकी इमरान खान की और शाह महमूद कुरैशी साहब की, तो उस वक्त वो उन्होंने कलअदम कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। वो ज़मानत वाले केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया हुआ था, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला वो कलअदम हो गया। अब ये कहा जा रहा है जज साहब की तरफ से कि जनाब वो हुक्म ख़त्म भी हो गया, लेकिन इसके बावजूद रोज़ाना की बुनियाद पे समाअत कर रहे हैं जज साहब जेल में और इन कैमरा। अच्छा, और वो ये इन्होंने खुद ही ये जजमेंट दी थी कि जनाब ये इसका जेल में ट्रायल होगा लेकिन ओपन ट्रायल होगा, एक बात ये की थी। और साथ ही ये भी इजाज़त दी थी कि अगर ज़रूरी समझे अदालत तो फिर इन कैमरा ट्रायल किया जा सकता है। अब कह रहे हैं कि जनाब ये 10A के मुनाफी है जो हक है शफाफ ट्रायल का, कि ओपन कोर्ट में अगर ट्रायल हो रहा हो तो वो कहते हैं शफाफ ट्रायल होता है, और अगर बंद कमरे में ट्रायल हो रहा हो, हालांकि उन्होंने इजाज़त दी हुई है, इनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उनको इजाज़त दी हुई है कि जनाब आप आके अदालती कार्रवाई जो है प्रोसीडिंग देख सकते हैं, वकील मौजूद होते हैं। बहरहाल ये जज साहब का ख्याल है, उन्होंने ये कहा है। और फिर उन्होंने गवाहों का जो शहादतें हैं उस पर भी कोई कानूनी सवालात उठाए हैं, और अटार्नी जनरल साहब ने तो ये भी कह दिया है कि 27 गवाहों में से 25 के बयानात कलमबंद हो चुके हुए हैं और 3 पर जिरा भी मुकम्मल हो चुकी हुई है। और उन्होंने अदालत में अटार्नी जनरल साहब ने ये कहा है कि जो गवाह हैं उनमें से 4 के सिवा बाकियों का, अगर आप समझते हैं, अदालत जो समझती है कि उनके बयानात कानून के मुताबिक नहीं हैं, तो हम दोबारा उनकी गवाहियाँ करवाने के लिए तैयार हैं। फिर जज साहब ने यह भी कहा कि जनाब एक तरफ से इन कैमरा कार्रवाई और दूसरी तरफ जो गवाहों के बयानात हैं उनकी जो मुसद्दका नकूल दी गई हैं उनमें कहीं नहीं लिखा हुआ, जो मुलजमों को दी गई हैं, कि जनाब आपने इनको खुफिया रखना है। यानी वो कहते हैं कि जज साहब ने खुद ही ओपन कर दी हुई है कार्रवाई, वो कापियाँ फ्राहम करके, और उन पर ये पाबंदी लगाए बगैर कि इनको ओपन नहीं किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जो इसको इन कैमरा प्रोसीडिंग करार दिया हुआ है ट्रायल कोर्ट ने, वो किन निकात की बुनियाद पर दिया हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट किन निकात की बुनियाद पर ये फैसला करने जा रही है। और फिर जो सियासतदानों के कागजात नामजदगी हैं इलेक्शन के हवाले से, उनकी जांच पड़ताल जारी है। मियां नवाज शरीफ ने जहां जहां से कागजात जमा करवा रखे हैं वो
क्लियर हो चुके हुए हैं। बहरहाल 30 तारीख को ये पता चलेगा हतमी तौर पे कि उनके कागजात मंजूर हुए हैं या नहीं मंजूर हुए हैं, और उन पे एक ही एतराज़ जो है वो किया जा रहा है कि जनाब ये जो सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर चुकी है कि 62(1)(f) से मुराद ताहजात नहली है, तो ये ताहजात नहल है, और उनका ये मौक़िफ़ है कि जनाब वो ताहजात नहली नहीं है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम आ चुकी हुई है और वो 5 साल के लिए नहली है। और ये बड़ा अहम नुक्ता है जिसकी समाअत के लिए 2 तारीख की 2 जनवरी की तारीख जो है वो मुकर्रर कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, और काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है इस नुक्ते का फैसला करेगा। और लग ये रहा है कि ये ताहजात नहली जो है ये ख़त्म हो जानी है। वो 5 रुकनी बेंच था, ये 7 रुकनी बेंच है। बहरहाल इस पे मैं 2-3 वीलाग पहले कर चुका हूँ, और इसमें जो इमरान खान साहब हैं ये पार्टी के सरबराह हैं एक तरह से, पीटीआई के कागज़ों में नहीं, अमलन तो वही है ना। उनके जो कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं NA 122 लाहौर से, उसमें ब्लंडर कर गए हुए हैं ये, और ये ऐसा ब्लंडर है जो जिसकी तसहीह मुमकिन नहीं, जिसे दुरुस्त नहीं किया जा सकता। जो रहनुमा असूल फराहम किए थे इलेक्शन कमीशन ने, उसमें भी वाज़ेह कर दिया गया था कि जो तायद कनिंदगान और तजवीज़ कनिंदगान होंगे उम्मीदवारों के, वो मुतलका हल्के के वोटर होना उनके लिए ज़रूरी है। अब इन्होंने इमरान खान जैसा यानी सफ़े अव्वल का, बल्कि नंबर 1 जो उनका लीडर है पीटीए का, उनके जो कागजात नामजदगी दाखिल करवाए हैं इस हल्के से, तो उनके जो तायद कनिंदा हैं वो उस हल्का के वोटर ही नहीं है, वो NA 120 के वोटर हैं एक। और ये कानून ये है कि फिर वो कागजात नामजदगी मंजूर नहीं हो सकते। आपको याद होगा जो ज़िमनी इलेक्शन में ये मुसर्रत जमशेद चीमा के शोहर ने कागजात जमा करवाए थे जानबूझ के। उस वक्त मुझे ये लगा था कि इन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो तजवीज़ कनिंदगान और तायद कनिंदगान दूसरे हल्कों से लिए थे ताकि इलेक्शन ना लड़ना पड़े, और फिर उनके कागजात मुस्तरद हो गए थे। और इसी तरह का मामला इनके साथ है। और दूसरा, वो नाअहल हो चुके हुए हैं, ये सबको पता है कि उनको इलेक्शन कमीशन जो है वो 5 साल के लिए नाअहल करार दे चुका है। जब तक अदालतें कोई हुक्म इम्तनाई जारी नहीं कर देती या उनकी जो नाअहली का हुक्म है उसको कलअदम या मुअत्तल नहीं कर देती, उस वक्त तक ये नाअहल हैं। अब आते हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब को एक रोज़ कबल अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। बड़ी उन्होंने वहाँ तकरीर की थी, और मैंने ये कहा था कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आके, वो हीरो बनाने की उनको कोशिश की जा रही है, और वो बाहर आके नुकसान पहुँचाएंगे पीटीआई को। और वो मैंने थ्योरी पेश की थी कि कैसे नुकसान पहुँचाएंगे। पहले यार बड़े फड्डे बुड्ढे पे उन्हें पीटीआई के अंदर, हर बंदा जो पीटीआई के कब्जा करने के चक्कर पे आया। उन्होंने वकील जड़े ने उन्होंने अलग अलग धड़े ने, भैनों का ते बीवी का अलग एक धड़ा हैगा, अलग अलग धड़े ने उन्होंने भी। और शाह महमूद कुरैशी साहब खुद उनकी रालें टपक रही हैं पीटीआई के लिए, इक़्तिदार के लिए। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो अपनी वारदात पे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब को जो उनका जिस्मानी रिमांड मांगा गया था वो नहीं दिया गया। 9 मई के जो मुकदमात हैं ना, उनमें वो मैंने ये भी जिक्र किया था कि जो लाहौर में उनके खिलाफ 6 मुकदमात हैं दहशतगर्दी डाल के, उनमें उनकी जो अबूरी जमानतें हैं वो खारिज हो चुकी हुई हैं, और फिर कोई 12 के करीब मुकदमात हैं उनके खिलाफ, और उनमें उनकी गिरफ्तारियाँ डाली गई, और फिर वो पेश किया गया अदालत में, और अदालत ने जनाब उनका जिस्मानी रिमांड देने से इनकार कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ अदालत से कहा जनाब मैं कुछ कहना चाहता हूँ, अदालत जनाब फरमाएँ, कहें क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने ये कहा कि जनाब उन्होंने कहा मेरे साथ बड़ी बदसलूकी हुई है, और SHO जो जमाल है उसने मुझे मुक्के और ठुड्डे मारे हैं, लातें शातें मारी हैं। और दूसरा जो SHO है उसका नाम उन्होंने इशफाक बताया, और उनका जनाब उन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, और मुझे सर्दी में रात जो है मुझे सर्दी लगती रही है, मुझे सर्दी में इन्होंने बिठाए रखा या लटाए रखा। और फिर कहते हैं मेरे सीने में दर्द था तो मैं दवाइयाँ देता रहा कि ना मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं। जी डॉक्टर के पास नहीं ले गए, मैं कुरान ले आए। मैं हल्फ देने के लिए तैयार हूँ कि 9 मई को मैं रावलपिंडी में था ही नहीं, और मैं कराची में था, मेरी अहलिया बीमार थी। और फिर इनका एक बयान जो है प्रोसिक्यूशन ये कहते हैं, इन्होंने कहा था, लोगों से कहा था निकलें बाहर,
हमारे जो कायद हैं वो गिरफ्तार हो गए इमरान खान की गिरफ्तारी पे 9 मई को। तो इनका वो वीडियो शीडियो है, तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने तो कहा था पुरअमन रहें और फैमिलियों के साथ बाहर निकलें। मेरा मकसद ये नहीं था कि जैसे ये हमले किए गए 9 मई के, उस तरह का मेरा पैगाम नहीं था बकौल इनके। और फिर जो एक और बात उन्होंने की वहाँ पे, उन्होंने कहा कि जनाब ये 9 मई वाला वाक़या है ना, ये मुझे क्लीन चिट मिल चुकी हुई है। उनका उसका खुलासा मैं बयान कर रहा हूँ। वो क्लीन चिट कहाँ से मिली? वो कहते हैं जनाब इस निज़ाम के कर्ता धर्ता ताकतवर तरीन शख्स ने मुझसे ये कहा कि जनाब हमने छांट कर देख ली है, यानी पूरी छान फटक कर ली है, आप साफ हैं, आप 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस नहीं हैं। अब इस निज़ाम के ताकतवर तरीन कर्ता धर्ता शख्स जो हैं वो कौन है? फौरी तौर पे जो ध्यान जाता है वो जाता है आर्मी चीफ की तरफ। बहरहाल ये अगर ताकतवर तरीन कह रहे हैं, मे बी थोड़े से 2-3 दर्जे कम कर लें, DGISI कर लें या DGC कर लें, कोई कर लें, किसी न कोई किसी 7,000 का सरबराह कर लें। उसने कहा हो कि जनाब शाह जी तुसी ते साफ हो, पाक साफ हो, थोड़ा कोई तलक नहीं 9 मई दे नाल। तो फिर इनको पकड़ा क्यों जा रहा है बार बार? अगर वहां से भी ये रिपोर्ट आ गई है कि जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब का 9 मई के मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, तब जो वाकफानी हाल है वो ये कह रहे हैं कि जब इनको पहले गिरफ्तार किया गया था और फिर छोड़ दिया गया था जमानत पे, तो उस वक्त इन्होंने कुछ वादे वईद किए थे। और वादे वईद वही हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन्होंने कुछ कार्रवाई शारवाई डालनी थी जिससे इमरान खान कमज़ोर होते और PTI जो है उस पर तसल्लत शाह महमूद कुरैशी साहब का कायम हो जाता और फिर वो ज़ाहिर अपनी मर्जी से चलाते मामले को। और दूसरी बात यह कि शाह महमूद कुरैशी साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो ताकतवर तरीन शख्स है इस निज़ाम का, उनके साथ ये राब्ते में है। और वो अगर ताकतवर तरीन शख्स वही है जिसे मैं और आप समझ रहे हैं, तो उनके कागज़ों में तो इमरान खान के लिए माफ़ी नहीं है। और ये हर जगह खड़े होकर कहते रहे, जब ये पहले गिरफ्तार हुए थे, फिर रहा हुए थे, फिर ये हर जगह कहते रहते मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान का सिपाही हूँ, ये कहते रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो वादा करके आए थे, जो मैंने अर्ज़ किया है, जो वाकफा ने हाल बता रहे हैं, ये वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। इन्होंने कुछ मुलाकातें करनी थी, एक दफ़ा मिले जाके इमरान खान के साथ, ये उन्होंने आगे से कोई शटअप कॉल या जो भी उन्होंने दे दी, तो उसके बाद ये खामोश हो गए और फिर इमरान खान के गुन गाने लग गए और जो किया गया वादा था वो पूरा नहीं किया, वो नहीं निभाया। और फिर जो मैंने कागजात नामजदगी की बात की थी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो 26 दिसंबर को एक मैंने विलाग किया था, जिसमें मैंने कहा था कि जनाब ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है और ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो आसिफ जरदारी वाली है, जिसके इंतखाबी निशान तीर है, उसके रुकन नहीं बन सकते। इलेक्शन एक्ट के तहत पाबंदी है, तो ये क्या इलेक्शन लड़ सकते हैं? ये उसका थंबनेल था और वो मैंने उस वहाँ पूरी तफसील बताई थी। अब यही मामला जो है वो इनके गले में फंस गया हुआ है बज़ाहिर, और निकल भी सकते हैं उसमें से। इन्होंने जो अपनी पार्टी वाबस्तगी है वहाँ लिख दिया है 4P, पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, जबकि ये उसके मेंबर बन ही नहीं सकते। और इनके जो वकील हैं इरफान कादर साहब, उन्होंने ये कहा है, तस्हीह की, जनाब दुरुस्त कर लेने दे, ये पार्लियामेंटेरियन जो है ये क्लैरिकल मिस्टेक है और क्लैरिकल मिस्टेक की दुरुस्ती की इजाज़त दी जा सकती है RO की तरफ से। वो कहते हैं हमें इजाज़त दे दे, हम इसको दुरुस्त कर लेते हैं। और पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी का कोई आपस में इत्तेहाद है और वो कानून में गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तलवार वाली है उसके रुकन हैं और आपका इत्तेहाद हो गया पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो तीर वाली है उसके साथ, तो फिर एक इंतखाबी निशान पे आप इलेक्शन जो हैं वो लड़ सकते हैं। वो मैंने जिक्र किया था, MMA का खिताब पे लड़ा था, जसपुर दीगर जमातें भी शामिल थी। और फिर मैंने साजिद मीर साहब का भी जिक्र किया था कि वो एक पार्टी के सरबराह हैं लेकिन नून लीग के टिकट पे सेनेटर जो हैं वो बने थे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नई इलाक़ के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।